जादुई करेले। सरिता अपने सर पर करेले की टोकरी लेकर एक हाथ से टोकरी पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से अपनी बेटी सलोनी का हाथ पकड़ती है और पूरे गांव की गलियों में जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, करेले ले लो करेले, ताजा ताजा करेले, हरे हरे करेले, करेले ले लो करेले। सरिता भरी दोपहरी में अपने सर पर करेलों का बोझ लेकर बेच रही थी। साथ में उसकी बेटी सलोनी भी पसीने से तर-तर थी। तभी एक औरत उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। अरे ओ करेले वाली, जरा यहाँ तो आओ। कैसे दे रही हो करेले? दिखने में तो काफी हरे भरे, कड़वे तो नहीं है? ओहो बहन जी, करेले तो कड़वे होते ही हैं, लेकिन आपके बनाने के तरीके के ऊपर भी निर्भर करता है। मैं तो कहती हूँ खरीद लो और नमक लगाकर धूप में सुखा देना। उसके बाद जो ये दमदार बनेंगे सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सही कहा, चलो तो फिर 1 किलो करेले मुझे भी दे दो। महिमा 1 किलो करेले ले लेती है। उसके लेते ही वहाँ 2-3 औरतें और आ जाती हैं, जिसके बाद सरिता भी करेले बेचकर आगे की तरफ निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक बड़ा सा पेड़ होता है, जहाँ सलोनी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है और भूख भी लगी है और मैं धूप में चलते हुए थक गई हूँ। सलोनी के ऐसा कहने पर सरिता अपने सर से करेले की टोकरी पेड़ के नीचे रखती है और वहीं पेड़ की छांव में अपनी बेटी के साथ बैठ जाती है। जिसके बाद वो अपनी छोटी सी पोटली में से खाना निकालती है और अपनी बेटी को खिलाने लगती है। बिटिया खा ले खाना, अगर तेरा बाप थोड़ा सही होता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। पता नहीं, कहीं ना कहीं तेरा बाप पी कर पड़ा ही होगा। माँ आप ऐसा क्यों कहती हो? क्या पिताजी हमसे प्यार नहीं करते? अरे बिटिया, अगर तेरे पिताजी हम दोनों से प्यार करते तो क्या लगता है कि हम यहाँ दर दर की ठोकरें खाकर इन करेले को बेच रहे होते? वो तो शुक्र है कि मैंने अपने घर के आंगन में ये करेले उगा दिए थे, वरना पता नहीं आज हमारा क्या होता। अपनी बेटी सलोनी को खाना खिलाने के बाद थोड़ा सा खाना सरिता भी खा लेती है, जिसके बाद वो थोड़ी देर वहाँ आराम करते हैं और शाम की छांव आते ही वो फिर से करेले बेचने सब्जी मंडी पहुँच जाते हैं, जहाँ कुछ और पैसे सरिता कमा लेती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ खाली टोकरी लेकर घर आ जाती है। चलो इतने पैसे तो मिल ही गए कि अब मैं इन पैसों से हम दोनों के लिए और तेरे उस नशेड़ी बाप के लिए खाना बना ही दूंगी। सरिता इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ प्रमोद शराब के नशे में घर आ जाता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, ओए झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। बस यही तो रह गया था देखना। देखा तुमने, आ गया तुम्हारा बेवड़ा बाप, वो भी पूरे शराब के नशे में। अरे ओ सरिता, तू कितनी प्यारी है रे, तू तो मेरी रसमलाई है। अरे तेरी जितनी मिठास किसी के मुंह में नहीं। अपनी चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास ही रखो, और क्या चाहिए तुझे बस इतना बता दो। देखा, इतनी समझदार है तू, मेरे बिना कहे समझ गई कि मुझे क्या चाहिए। अरे और क्या चाहिए होगा ये देख, मेरी बाटली खत्म हो गई है, मुझे अपनी बाटली भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। थोड़ी भी लाज शर्म है या नहीं? तुम्हारी बेटी का स्कूल से नाम काट दिया गया, हमारे घर में खाने का एक दाना तक नहीं, और तुम्हें तो अपनी शराब से ही फुर्सत नहीं मिलती। जो मैं पैसा कमाती हूँ मुझसे वो भी मांग लेते हो। सरिता मेरी प्यारी बीवी, तू नाराज क्यों होती है? मैं कल ही मालिक से पैसे लेकर आऊंगा, तुझे जितना राशन डलवाना है डलवा लियो। देखो आज मेरे पास कोई पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे हैं, उनसे मुझे राशन लेकर आना है। प्रमोद सरिता से कई बार पैसे मांगता है, लेकिन सरिता उसे पैसे नहीं देती, जिसके चलते प्रमोद को गुस्सा आता है और वो सरिता से जबरदस्ती पैसे छीन लेता है, जिसके चलते वो उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी मार देता है। अरे जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली करनी भी जानता हूँ। ये बेवड़ा पति है तेरा, बेवड़ा पति। ये कहकर प्रमोद वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर सलोनी को बहुत दुख होता है। माँ पिताजी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। कहाँ जाएगी बिटिया, भागने वालों के लिए जमीन भी कम पड़ जाती है, मुझे कहीं नहीं जाना,
मैं यहीं रहकर तेरा और अपना पेट पालूंगी। ऐसा कहने के बाद सरिता रसोई में जाती है। जो भी बचा कुचा होता है वो उसी को बनाकर अपनी बेटी को खिला देती है और उसे सुला देती है। जिसके बाद वो रात भर अपने आंगन में करेले की खेती करते करते वहीं सो जाती है। आधी रात के समय उस करेले की खेती के अंदर से सरिता की स्वर्गीय माँ निकलकर बाहर आती है और अपनी बेटी की दुर्दशा देखकर रोने लगती है। कितना समझाया था मैंने अपनी बेटी को कि इस आदमी के साथ तेरा कोई गुजारा नहीं, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब मैं इसे और दुख में नहीं देख सकती, मुझे इसके लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। सरिता की स्वर्गीय माँ अपनी जादुई शक्तियों से करेले की खेती को जादुई खेती बना देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सरिता की आंख खुलती है। ओहो, लगता है कि मेरी आंख रात को यही काम करते करते लग गई। तभी सरिता की नजर करेले की खेती पर पड़ती है। अरे ये क्या, कल तो इस खेत में एक भी करेला नहीं था, अब अचानक से इतने सारे करेले कहाँ से आए? चलो जो भी है, लगता है ये सब मेरी मेहनत का ही नतीजा है। अब इन करेलों को टोकरी में भरकर ले लेती हूँ ताकि इन्हें बेच सकूं। सरिता उनमें से 2-3 करेले तोड़कर टोकरी में डालती है। तभी उसी जगह पर नए करेले उगाते हैं, जिसे देखकर सरिता अचंभित रह जाती है। ये क्या, यहाँ से मैंने अभी करेले तोड़े ही थे, फिर ये करेले कैसे उगाए? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? सरिता दोबारा दूसरी जगह से करेले तोड़ती है। फिर से उस जगह पर अपने आप करेले उग जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में जादुई करेले की खेती है। सरिता ये देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी जादुई करेले खेती से तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है और अपनी बेटी को जगाकर कहती है, अरे बेटी देखो कितने सारे करेले मुझे मेरे आंगन से मिले। मैं जितने तोड़ती जा रही हूँ उतने ही वहाँ उगते जा रहे हैं। ये तो चमत्कार हो गया। सरिता की बात सुनते ही सलोनी नींद से जाग जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी उन करेलों को बाजार में ले जाकर बहुत ही सस्ते दामों पर बेचती हैं, जिसके चलते उनके सारे करेले बिक जाते हैं और उनके पास खूब सारा पैसा आ जाता है। माँ, आज तो पहली बार और दिनों से 4 गुना ज्यादा कमाई हो गई है। इससे तो घर का राशन भी आ जाएगा और घर की जरूरत का सामान भी। हाँ, और तेरे स्कूल की फीस भी भर दूंगी। अब तुझे मेरे साथ यहाँ करेले बेचने आने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता उन पैसों से घर का राशन खरीद लेती है और घर की जरूरत का सामान भी। वहीं वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस भर देती है, जिसके चलते सलोनी दोबारा से स्कूल जाने लगती है। एक दिन वो अपने जादुई करेले की खेती से करेले तोड़कर अपनी टोकरी में रख रही होती है। तभी एक अर्जुन नाम का लड़का सरिता के पास आता है और कहता है, अरे आंटी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आपके पति को तो पुलिस वाले उठा कर ले गए हैं। ये सुनते ही सरिता हक्की बक्की रह जाती है, जिसके बाद वो फौरन पुलिस थाने पहुंचती है, जहां उसके पति को लॉकअप में डाला हुआ होता है। प्रमोद सरिता को देखते ही रो पड़ता है और कहता है, अरे सरिता, सरिता मेरी जान, मुझे बचा ले। इन पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे बचा ले। अरे मुझे यहाँ से बाहर ले चल, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले मेरी माँ, मुझे बचा ले। लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें पुलिस वालों ने लॉकअप में डाल दिया? आपके पति ने गैर कानूनी तरीके से शराब बेची, जिसके चलते मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। सरिता को ये सुनते ही प्रमोद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस वालों से कहती है, साहब, मैंने इस आदमी के बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सरिता का ये बर्ताव देख प्रमोद को सच में अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो रोते हुए शांति पूर्वक लॉकअप में बैठ जाता है। ये देख सरिता को अच्छा नहीं लगता, जिसके चलते वो उसे छुड़ा लेती है। उस दिन के बाद से प्रमोद भी सरिता के काम में उसकी मदद करता, जिसके चलते सरिता की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।